गुड इवनिंग टू एवरीवन। यूपीएससी डेली क्विज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 86। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंसक भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया खोज और बचाव अभियान है? इसका मतलब अभी हाल ही में जो तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए इंडिया ने कौन सा बचाव दल जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन गंगा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है ऑपरेशन दोस्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रलाप पदार्थ का एक गुण है जो है डेलिक्विसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ पानी से अवांछित रसायनों को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन बी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है। या ऑप्शन सी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पदार्थ के जो महीन कण है वो दूसरे पदार्थ में बिखर जाते हैं। या ऑप्शन डी है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ उच्च तापमान पर परमाणु या आयनों में अलग हो जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप के दौरान जिस बिंदु पर ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिकेंद्र मतलब फोकस, या ऑप्शन बी हाइपोसेंटर, ऑप्शन सी परिकेंद्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हाइपोसेंटर पे ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि एक सींग वाले गेंडे हैं उनकी आबादी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान है। यह ऑप्शन जो दूसरा कथन है यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IB है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन अपने आप में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में कौन से कथन सही है? पहला कथन है यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रावधानों के लिए एक वैधानिक निकाय है, और दूसरा कथन है यह होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप में सही है। यह होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। अगला प्रश्न, जब पेट्रोलियम को परिष्कृत किया जाता है तो यह कई क्रैकिंग सहित कई प्रक्रियाओं के अधीन होता है। ये क्रैकिंग प्रक्रिया के दौरान क्या चीज़ होती है? ऑप्शन ए, हल्के हाइड्रोकार्बन मिलकर भारी हो जाते हैं, या ऑप्शन बी, भारी हाइड्रोकार्बन है वो लाइटर में टूट जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि हल्का हाइड्रोकार्बन आसमान द्वारा अलग कर दिया जाता है, या ऑप्शन डी, भारी हाइड्रोकार्बन जलाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। आप बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राजभाषा विभाग का प्रभारी है, मतलब कौन उसका हेड है? ऑप्शन ए होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी है MHRD मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, या ऑप्शन डी MIT इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है या कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करता है। ये सारे जितने प्रश्न हैं ये सभी करंट में किसी न किसी मुद्दे से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए अपनाया गया जो ईज फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ऑप्शन ए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, या ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी WEF विश्व आर्थिक मंच, या ऑप्शन डी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, IBA एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। अगला प्रश्न, ICET भारत और किस देश के बीच में एक पहल है? USA या UK, या ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी जापान। इनमें से बताइए इन चारों में से भारत और किसके साथ ICET पहल जारी की गई है? इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, USA एंड इंडिया के द्वारा ICET पहल जारी जो लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न,
यूएनएससी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 3 साल के कार्यकाल के लिए हर साल 10 गैर स्थायी सदस्य यूएनएससी के लिए चुने जाते हैं। और जो दूसरा कथन है वो है अफ्रीका और एशिया प्रशांत समूह हर 2 साल में बारी बारी से 1 अरब उम्मीदवार को खड़ा करता है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 या दोनों कथन सही है या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 3 साल के कार्यकाल के लिए नहीं चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं माना जाता है? मतलब संविधान में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये लगता है कि वो एकात्मकता को प्रदर्शित कर रही है? आपके ऑप्शन है एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड, या ऑप्शन बी है संविधान का लचीलापन है, ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधान 352, 56 और 360 के तहत, या ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। इन चारों में से बताइए कौन सी विशेषता एकात्मक विशेषताएं मानी जाती है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका से एकात्मकता की विशेषताएं समझी जाती हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से। यह अनुसूची नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें लागू है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, या ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन सी है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, या ऑप्शन डी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। आपको इन चारों में से बताना है कौन से वो 4 राज्य हैं जो 6वीं अनुसूची में आते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अगला प्रश्न, मंडल आयोग के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? भारत में इसकी स्थापना 1979 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में की हुई थी, या दूसरा कथन इसका जनादेश सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 या केवल 2 या दोनों कथन सही है या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 79 में इंदिरा गांधी की सरकार नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश तुर्की के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ईरान, या ऑप्शन बी इराक, या ऑप्शन सी इजराइल, या ऑप्शन बी अजरबैजान। बताइए, सोचिए, क्योंकि ये सभी सारी चीज़ें अभी करंट में आई हुई हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इजराइल तुर्की के साथ सीमा साझा नहीं करता है, शेयर नहीं करता है। अगला प्रश्न, लाल चंदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन, ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है, या दूसरा कथन यह साइट्स के जो परिशिष्ट 1 में भी सूचीबद्ध है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला कथन है 2014 में आम आदमी के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 1 नंबर, 1 रंग और 1 विवरण की रूपरेखा के साथ यह लॉन्च किया गया था। या दूसरा कथन, वायु की गुणवत्ता का मापन 2 प्रदूषकों पर आधारित है, मतलब पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5। तीसरा कथन, इसे CPCB द्वारा IT कानपुर के परामर्श से विकसित किया गया है। अब आपके ऑप्शन हैं केवल 1 और 2, या ऑप्शन बी केवल 2 और 3, या ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी आपके सभी कथन सही है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई-सरकार विकास सूचकांक जारी करता है? ऑप्शन ए है UN, यूनाइटेड नेशन, या ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, या ऑप्शन डी नीति आयोग। बताइए इन चारों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, UN, यूनाइटेड नेशन द्वारा यह जारी किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा CAR-T सेल थेरेपी के बारे में सही है? और पहला कथन है इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, या दूसरा कथन
ये सेल थेरेपी रोगी की अपनी कोशिकाओं का उनका खुद का उपयोग करती है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन ही सही है। अगला प्रश्न, MPC मौद्रिक नीति समिति यह कैसे तय करती है कि वह किसी विशेष वित्तीय वर्ष में किन मुद्रास्फीति दरों को लक्षित करेगी? ऑप्शन ए, यह पूरी तरह से घरेलू और वैश्विक आर्थिक विकास पर आधारित है, या ऑप्शन बी, RBI के साथ एक समझौते के तहत सरकार द्वारा एक लचीले बैंड के भीतर यह दर तय की जाती है, जिसका मतलब है कि सरकार ये मुद्रास्फीति की दर तय करती है, या ऑप्शन सी है इसकी गणना पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के आधार पर की जाती है, या ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति दर देश में सबसे कम उपज वाले जो बॉन्ड है उन ब्याज दर से जुड़ी हुई है। अब आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आई थिंक मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितने भी 85 जो क्विज एपिसोड चलाए उनमें सबसे सरल प्रश्न ये होगा। इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है केरल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में सही कथन है? पहला कथन है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या दूसरा कथन कम से कम इसके ग्रुप में एक महिला सदस्य होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या दोनों कथन सही है, या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपये का अवमूल्यन घरेलू आयातकों के लिए लाभदायक होता है। दूसरा कथन, यदि भुगतान संतुलन नेगेटिव में है तो रुपये का अवमूल्यन मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, या दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जब भी रुपये का अवमूल्यन किया जाएगा तो यहाँ से निर्यात बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो यहाँ से जो निर्यातक हैं उनको लाभ होता है, ना कि आयातकों के लिए, इंपोर्टर के लिए लाभ नहीं होता। क्योंकि करेंसी की वैल्यू डाउन हुई तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा इंपोर्टिंग के लिए। तो पहला प्रश्न ऑलरेडी गलत हो जाता है, दूसरा कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसमें सबसे पहले बुद्ध के चेहरे और उनकी आकृतियाँ बनाई गई थी? आपका ऑप्शन है गांधार कला में, दूसरा है ऑप्शन है मथुरा कला में, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी कला में, या चौथा ऑप्शन मालवा कला के अंदर। सबसे पहले जो बुद्ध की आकृति या चेहरे बनाए गए थे वो किन में बनाए गए थे? आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मथुरा कला के अंदर जो बुद्ध के चेहरे, उनकी आकृतियाँ, उनके हाव भाव इत्यादि सब मथुरा कला के अंदर दिखाए गए थे, बने गए थे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली बार फिर मिलेंगे नई सीरीज के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।